हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जीआरएफ। आज इस वीडियो में हम एमपी सेट इकोनॉमिक्स पेपर 2026 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। इस पेपर में 20 क्वेश्चन रह गए थे जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर गलती से ये 30 हो गया है, ये 20 क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ में। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। ये स्टेटमेंट हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। आज की आपकी स्ट्रगल ही आपके कल की ताकत बना रही है। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी कैरियर की चिंता, कभी अपने सपनों को पूरा करने का संघर्ष। उस समय हमें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप हार नहीं मानते, जब आप गिरकर फिर खड़े होते हैं, तब आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो आपको भविष्य में हर चुनौती से लड़ने के काबिल बनाती है। आज का दर्द, पीड़ा कल की सफलता की नींव है। याद रखिए, आसान रास्ते आपको आराम दे सकते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आपको मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। तो आज जो भी मुश्किल है उसे मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगी या मानूंगा, क्योंकि मेरा कल मुझसे मजबूत होने की उम्मीद करता है। इसी अच्छी उम्मीद के साथ, इसी अच्छी आशा के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 129। पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन पर मैंने वीडियो को फिनिश कर दिया था क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। While testing significance of the difference of two sample means, in case of small samples the degree of freedom is calculated by। ये जो क्वेश्चन है ये आया है टी टेस्ट से, टी स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट, जिसमें दो सैंपल मीन का आपस में डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, दो सैंपल मीन का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है और यहाँ पर इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये आपका होता है N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन हैं ये गलत होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जो होता है इसको आप थोड़ा याद रखिए। स्टैटिक्स के ऊपर मैं फ्यूचर में थ्योरेटिकल वीडियो में बनाऊंगी जिसमें इन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 130। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पूछा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो कर्व होता है वो बेल शेप होता है। बेल शेप मतलब अगर इस कर्व को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका एक साइड का जितना एरिया है वो दूसरे साइड के एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस बेल शेप में कितना एरिया कवर होगा x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में। तो इसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख लीजिए। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें डेटा इस तरीके से प्लॉटेड होता है, उसमें डला हुआ होता है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें जो डेटा कवर होते हैं उसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। x बार प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है, या 1 सिग्मा हम कह सकते हैं, 1 को हम मेंशन नहीं करते। ये जो एरिया होता है ये कवर करता है आपका 68.27% डेटा को। नेक्स्ट, x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये डेटा कवर करता है 95.45% डेटा को। नेक्स्ट,
एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा जो होता है ये कवर करता है 99.73% डेटा को। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा नॉर्मल कर्व का कितना एरिया कवर करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा का जो है 95.45, तो यहाँ पर 95.45, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131, ये सेट थ्योरी से ये क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास दो सेट हैं S1 जिसके कुछ एलिमेंट हैं A B C2 और सेट 2 है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ S1 एंड S2, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कुछ सेट थ्योरी में सिंबल होते हैं, जैसे यू टाइप का एक सिंबल होता है, ये यूनियन का सिंबल होता है। ठीक है, दूसरा सिंबल होता है इन्वर्टेड यू शेप का, ये इंटरसेक्ट का सिंबल होता है। ठीक है, दो सेट में यूनियन का मतलब है कि दो सेट में सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको लिखा जाता है, तो वो यूनियन होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो सेट में वो वाले एलिमेंट जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों ही सेट में पाए जाते हैं, वो इंटरसेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिंबल है वो इंटरसेक्ट का है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत होगा इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, सेट थ्योरी, सीक्वेंस, सीरीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हम दिसंबर 2025 की हम बात करें, एमपी सेट पेपर की हम बात करें, इसके अलावा हम एक और पेपर सेट करेंगे यूपीएचईएससी का, तो वहाँ पर भी मैंने एनालिसिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं स्टैटिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, जैसे एरिथमेटिक सीरीज हो गया, जियोमेट्रिक सीरीज हो गया, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स में थ्योरी के साथ साथ एक स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, तभी हम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही उसका एक पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक्स का। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमारा जो जीआरएफ होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से हम लोग रह जाते हैं। तो इनके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी जो एनालिसिस करने की कैपेसिटी है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 1 और सेट 2 का पूछा है और इनका इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों सेट थ्योरी में ऐसा कौन सा कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, उसको हमें निकालना है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। सेट 1 के जो एलिमेंट है वो है A, B, C और 2। सेट 2 के जो एलिमेंट हैं उनमें हैं 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट का है, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, दोनों में सेम है। तो देखेंगे तो 2 वाला जो एलिमेंट है वो दोनों में सेम है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 0 2, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन में अदर हैं लेकिन वो कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो दोनों सेट में, दोनों ही S1 S2 में आपका 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 132, ये क्वेश्चन आपका सीरीज से आया है, सीरीज सीक्वेंस, जो कि आपको इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था 100वां क्वेश्चन, और उसके लिए मैंने एक सेपरेट थ्योरेटिकल एक वीडियो भी जारी किया था। ठीक है, जिसमें एरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, उनका nth टर्म, सम ऑफ n टर्म, तो ऐसे करके वो दिया हुआ था, और उसके सामने कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ था, और वहाँ पर हम लोगों को मैच करना था। तो वहीं से ये क्वेश्चन बनकर आया है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको असिस्टेंट यूपीएचईएससी का पेपर अभी हुआ था, ठीक है, जो कैंसिल हो चुका था 2025 में, तो उसका जो पेपर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो वहाँ पर भी इस पार्ट से, इस सीक्वेंस से, सीरीज से क्वेश्चन आए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ पेपर्स में ये कंटिन्यूस इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। Which particular series is used to explain the concept of multiplier in economics and credit expansion of bank? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जियोमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज
एंड सिंपल सीरीज। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड इन इकोनॉमिक्स एंड क्रेडिट एक्सपेंशन ऑफ बैंक। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अपने से हर बार डबल होती जाती है। ठीक है, डबल होने का मतलब है कि जैसे 2, नेक्स्ट टाइम ये अपने डबल हो जाएगा 4 अपना कुछ समय बाद जो है इसका ये डबल हो जाएगा 4 जो है 16, ठीक है 64, ऐसे करके। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हर नेक्स्ट टाइम में कोई संख्या, कोई नंबर्स अपनी खुद का वो डबल होता जाता है, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो उसका जो इफेक्ट है वो और ब्रॉड होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सीरीज जो है इसके ऊपर लागू होगी? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो जियोमेट्रिक सीरीज होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम समझेंगे। जियोमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड सिंपल सीरीज। तो जियोमेट्रिक सीरीज वो होती है जिसमें कोई नंबर सीरीज आपके सामने दी हुई होती है। ठीक है, और उस नंबर सीरीज में कोई रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब एक सीरीज जो है एक डेटा दूसरी डेटा से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उनके बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि उन सभी को जोड़ने वाला कुछ कांस्टेंट नंबर होता है जिसका हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 6, 18, 54 डैश। ये जो डेटा सीरीज है ये आपस में जुड़े हुए हैं किसी कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, और जिसका हर नंबर से क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 का हम 6 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें 6 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आएगा। यानी ऐसी सीरीज जो आपस में किसी कांस्टेंट नंबर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और वो उस नंबर का इन सीरीज से मल्टीप्लाई में रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही अरिथमेटिक सीरीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा सीरीज में ऐसे कांस्टेंट नंबर के साथ में उनका रिलेशन होता है जिसको प्लस या माइनस करने पर वो सीरीज बनती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये जो डेटा सीरीज है इसमें हर डेटा सीरीज में +2 का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर +2। तो ये जो रिलेशन होता है जिसमें डेटा सीरीज में किसी नंबर को ऐड किया जाता है या माइनस किया जाता है तो वो जो सीरीज होती है उसको हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज में उनके बीच में या तो मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे करके जो डेटा सीरीज होती है जिसका सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो सीरीज होता है ये जियोमेट्रिक सीरीज का एक टाइप होता है, पार्ट होता है। ठीक है, और सिंपल सीरीज ये अलग से कोई सीरीज नहीं होती है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज को शो करता है। ठीक है, जैसे कि जब आप उसमें मेन मीडियन मोड पढ़ते हैं वहाँ डिस्क्रीट सीरीज, कंक्रीट सीरीज आती हैं तो ये उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो जियोमेट्रिक सीरीज होगा क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो करने वाला या इसकी क्लोज जो कंसेप्ट है वो जियोमेट्रिक सीरीज है जो बताता है कि कोई भी संख्या हर अगली बार में वो खुद की वो दुगनी होती जाती है। ठीक है, तो वो जो सीरीज होती है वो एक तरह से मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं इसको एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ। अ लोन ऑफ ₹3,250, इसको मैं लिख देती हूँ आप लोगों को दिखाई दे। 3,250 रुपीज़ इज टू बी रीपेड बाई पेइंग ₹20। ठीक है, इन द फर्स्ट मंथ, increasing per month by ₹15 in subsequent months. How many months will it take to clear the loan? पहले इसका जो डेटा है, एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है एपी से। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो ये उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है। इसका जो डेटा है मैं इसको एक तरफ लिख लेती हूँ। इसमें जो लोन है, ठीक है, किसी पर्सन है ए, उसने लोन लिया है और वो जो लोन है उसका जो अमाउंट है वो है
₹50। ठीक है, पहले महीने में आप इसका जो है इंटरेस्ट या जो भी है उसको पहले महीने में वो देता है, जो फर्स्ट मंथ का पेमेंट है। ठीक है, फर्स्ट मंथ पेमेंट, फर्स्ट मंथ जो पेमेंट है पहले महीने में वो ₹20 देता है। ठीक है, फिर हर महीने पर क्या होता है कि वो ₹15 बढ़ाते जाता है, यानी कि मंथली इंक्रीज क्या होगा उसमें पेमेंट में, मंथली इंक्रीज। ठीक है, इसको हम एक नंबर से शो कर देते हैं, जैसे इसको समझने के लिए ये इसको हमने ए से शो किया। ठीक है, इसको हम डी से शो करते हैं, और हर महीने उसका जो पेमेंट होगा वो ₹15 से इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मान लो ये जो लोन वो चुकाएगा वो मान लो वो कुछ महीने हैं, यानी नंबर ऑफ मंथ हैं कि जितने महीने में वो इस लोन को चुकाएगा उसको हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये है एन महीने में वो इस लोन को चुकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू इसका जो आंसर है कि कितने महीने में वो जो है लोन को चुका पाएगा, ये जो एन है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें प्रोग्रेशन एपी का जो फॉर्मूला मैंने करवाया था, एक थ्योरेटिकल वीडियो मैंने डाली थी, तो उसको वहाँ पर आप देख सकते हो। तो एन टर्म का जो सम क्या होगा, वहाँ दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, nth टर्म क्या होगा और सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म मतलब यहाँ पर कितने महीनों में वो इस लोन को चुका पाएगा, तो सम ऑफ एन टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट एक पेज ले लेती हूँ, वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं डेटा को एक तरफ लिख लेती हूँ। ठीक है, लोन है 1 मिनट 3250। पहले मंथ में जो फर्स्ट मंथ में वो पेमेंट देता है वो है ₹20। ठीक है, इसको हमने अपने सुविधा के लिए इसको हमने ए मान लिया, और हर बार मंथली उसका जो पेमेंट है वो इंक्रीज होता है किससे, ₹15 से। ठीक है, इसको हमने डी मान लिया। फॉर्मूला बताऊंगी, फॉर्मूले के वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको नाम दिया है, और कितने महीने में वो अपना चुकाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने महीने में वो अपना लोन चुकाएगा, तो उसको हमने एज्यूम किया है वो है नंबर एन। तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लगाएंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एज एन इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ब्रैकेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है हमारे पास n की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, d की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है। ठीक है, और जो लोन है हमारे पास उसकी भी एस एन मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास दी हुई है, ये आपका SN है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है इनको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका जो आंसर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो SN की वैल्यू 3250 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 20 प्लस एन की वैल्यू एन हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। डी की वैल्यू है 15। ठीक है, तो 3250 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस एन माइनस 1, ये ब्रैकेट में है, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 15 का n और 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 3250। हम ऐसा करते हैं, ये जो 2 है इसको हम इक्वल के इधर ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो n 40 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 50n माइनस 15। ठीक है, इसका हम करेंगे 0 0 5 और 3 2 6। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना ये ठीक है या गलत है। ठीक है, इज इक्वल टू इसको हम करते हैं, ये ओपन जब हम करेंगे तो n, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 40 प्लस 15 n माइनस
15, ठीक है। तो 6500 इज इक्वल टू, इसका हम करेंगे n, ये 14 में से जब 15 जाएगा तो 10 5, ठीक है, 3 1 2 25 बचेगा प्लस 15n। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसका 6500 n को जब हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 25n प्लस 15n स्क्वायर, 1 मिनट, 15n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई 5। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6500 अपॉन 5 इज इक्वल टू, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ साथ में इसका कैलकुलेशन करिए। तो 25n, ठीक है, ये n है, 5 प्लस 15n स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1300, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5n और इसका हो जाएगा 3n स्क्वायर। तो 1300 इज इक्वल टू 5n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेती हूँ, ठीक है। कितना है इसको, 1300 5n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ 1300 इज इक्वल टू कितना था, 5n 1 मिनट, 5n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर। नेक्स्ट जो पेज है, अरे हट गया, चलो इसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक तरफ लिख लिया है। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको इधर भेज देती हूँ, इधर साइड में। तो ये हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक बार देख लेते हैं। 3 इंटू 1300, तो इसका बनेगा 009 और 339, यानी ऐसी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो वो 3900 आए और ऐड करने पर या प्लस माइनस करने पर वो 5n आए। तो यहाँ पर वैल्यू है, एक है 65 और 60 का जब हम करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं 3n स्क्वायर में, बार बार इसको x समझ लेती हूँ, ये n है, ठीक है, प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा n एक कॉमन आ जाएगा, तो 3n प्लस 65, ठीक है। इसका भी ये हो जाएगा 3n प्लस 65 और इसका जो कॉमन आएगा वो आएगा 20, ठीक है। 20 कॉमन है, इसमें भी आएगा, इसमें भी। तो ये हो जाएगा n माइनस 20 और 3n प्लस 65 n इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन 3। तो नेगेटिव में वैल्यू कभी नहीं होती है, तो यहाँ पर मंथ जो होंगे, इसका जो आंसर होगा वो 20 मंथ्स होगा, ये पॉजिटिव में है तो, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो पर्सन है जिसने लोन लिया था तो वो 20 महीने के अंदर उस लोन को चुकाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 20 मंथ होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में है 20 मंथ, 22, 24, 26 मंथ। तो यहाँ पर 20 मंथ यानी कि 20 महीने में वो इसको चुका पाएगा लोन को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134, ये आपका डेरिवेशन से ये लिया गया है, ठीक है।
इफ प्राइस चार्ज बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज रुपीज 200 per unit and its total cost is given by 1/3 q का q की पावर 3, ये दिया हुआ है 7q स्क्वायर प्लस 100q प्लस 50. व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट फंक्शन. ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट फंक्शन होता है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से डिटरमाइन होता है. ठीक है, जहाँ पर हमारा टीसी जो है वो टीआर के बराबर हो, वहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट फंक्शन है वो निकल कर आता है. तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, आपका प्राइस दिया हुआ है 200. ठीक है, टीसी आपके सामने दिया है 1/3 q की पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर प्लस 100q प्लस 50. ठीक है, हमें क्या निकालना है, टी आर. और टी आर का जो फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू होता है. तो निकालिए पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो 200q, ये आपका टी आर हो जाएगा. दोनों इक्वेशन को अब इक्वल में डालिए. ठीक है, टी आर इज इक्वल टू टी सी. तो टी आर है आपके पास 200q इज इक्वल टू टी सी की वैल्यू दी हुई है 1/3 q की पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर प्लस 11q प्लस 50. ठीक है, तो इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो इसको करेंगे 1/3 की पावर q. ठीक है, 3 माइनस 7q, इसी के पास में इसको रख लेते हैं, ये q स्क्वायर है, ये गलती से हो गया q स्क्वायर, माइनस 200q, इसको मैंने क्या किया इसी के पास रख लिया, प्लस 11q प्लस 50. इसको सॉल्व करिए 1/3 q की पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर, q है तो माइनस 200 में से 11 जब घटेगा तो इसका आंसर आएगा माइनस 189q प्लस 50. ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है. अच्छा, 1/3 q की पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर माइनस 200q प्लस 100q प्लस 50. ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया है, इसको सिर्फ यहीं तक छोड़ दिया है, ये वाला आंसर में आप इसको मैच करिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को सेम यही है, बस फ़र्क ये है कि माइनस 200q जो है वो मैंने बीच में डाल दिया है और इसमें इन्होंने पीछे डाल दिया है, यहीं तक इन्होंने सिर्फ सॉल्व किया है इसको. ठीक है, ये वाला. बाकी का देखोगे यहाँ प्लस में है, ये माइनस में होगा, ये गलत है. सेकंड भी प्लस में दिया है, पूरा इक्वेशन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो इसको एक बार चेक करिए. 1/3 q की पावर 3 1/3 q की पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर प्लस 11q. ठीक है, प्लस 11q प्लस 50 और ये माइनस 200q. तो इन्होंने इसको पूरा नहीं किया है, इन्होंने बस इतना ही यहीं तक छोड़ दिया है और इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है. तो इसका जो आंसर होगा वो टी आर टी सी को जब हम इक्वल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 135, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, आपके सामने फंक्शन दिया है क्यू का और इलास्टिसिटी पूछी है. तो यहाँ पर ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ठीक है, ये होता है. तो सबसे पहले हमें क्या है, जो क्वांटिटी डिमांड फंक्शन है उसका डिमांड फंक्शन है उसका पहले हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला पार्ट. आपके पास p की वैल्यू दी हुई है, p इज इक्वल टू 3. q की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, इसमें आप p की वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे यहाँ पर q इज इक्वल टू 30 माइनस 4, p की वैल्यू है 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 30 माइनस 12 माइनस 9. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 30 माइनस इनको माइनस माइनस है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 9 10 11. ठीक है, तो इसका q की जो वैल्यू आएगी 30 में से 20 बन जाएगा तो 9 आएगा, तो q की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी. तो आपके पास p और q आ गया. हमें क्या करना है, डेल्टा q अपॉन डेल्टा p की वैल्यू निकालनी है. तो इसको हम डेरिवेशन करेंगे, इसका q इज इक्वल टू 30 माइनस 4p माइनस p का स्क्वायर. तो करिए डेल्टा क्यू अपॉन, आप लोग भी करिए, कॉपी पेन लीजिए. ठीक है, जिसको डेरिवेशन नहीं आता है वो सिंपल देखिए और समझिए मैंने कैसे किया है. ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, माइनस
2 इधर आ जाएगा तो 2p हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे -4 - 2p। हमारे पास p की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो -4 - 2 इंटू p की वैल्यू हो जाएगी 3। तो -4 - 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -10। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P की जो वैल्यू है आपके पास निकल कर आ जाएगी -10। इसको फॉर्मूले में पुट करिए, ED इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो -10 मल्टीप्लाई P की वैल्यू है 3 अपॉन Q की वैल्यू है 9। तो करिए, ED इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओपन होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इंटू 3 अपॉन 9, ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो 10/3 इसको हम करेंगे तो ये 33, ये आ जाएगा 3.33 करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है, 3.4 4.4 ये भी नहीं होगा, ये 3.3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, यहाँ पर पूछा है फॉर 2 कमोडिटीज ए एंड बी डिमांड इज, 2 कमोडिटी हैं कोई ए और बी, ठीक है, उनकी डिमांड है XA एंड XB। प्राइसेस हैं ए का PA, बी का है PB एंड द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, दोनों का जो प्रोडक्ट है ए और बी का उसका डिमांड फंक्शन आपके सामने दिया है, ठीक है, XA और ये है XB का। तो इस दिस कंडीशन द 2 कमोडिटीज ए एंड बी विल बी, तो यहाँ पर पूछा है कि जो गुड्स हैं, गुड है ए और बी, वो कैसे गुड हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं या गिवन गुड हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो इनका डिमांड फंक्शन दिया है और एक और चीज़, हमें इनका प्रोडक्ट का नेचर देखना है, सब्स्टिट्यूट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो उसका एक प्रोडक्ट के डिमांड का दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है, उसको हम थोड़ा समझेंगे, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट मान लो ए का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बी के डिमांड भी इंक्रीज होगा, यानी दोनों के प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि अगर ए के प्राइस में इंक्रीज होगा तो बी की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन। इंडिपेंडेंट गुड्स वो होते हैं अगर ए के प्राइस में कोई भी चेंजेस होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो बी के डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या बी के प्राइसेस में कोई चेंजेस होता है तो ए की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट गुड्स होते हैं, ठीक है। गिवन गुड ये इसके नेचर का नहीं है, ये अलग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। गिवन गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड्स, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें एक प्रोडक्ट के प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कैसा रिलेशन इसमें शो कर रहा है। तो पहला हम इक्वेशन देखेंगे। पहला इक्वेशन हमने गुड ए का लिया, XA इज इक्वल टू PA, ठीक है, -1.3 PB 0.5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ए का डिमांड और प्रोडक्ट बी के प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। ये पॉजिटिव में दिया है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में है, इसका इसके साथ में रिलेशन है, ये आपका मैंने क्लास में पढ़ाया है। ये होता है इक्वल के इधर साइड का जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इक्वल के इधर साइड में जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इनमें कोई भी चेंजेस होगा तो उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्राइस बी के प्राइस में कोई भी चेंजेस होता है, इसमें ये प्लस करके है, प्लस मतलब अगर ये इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से गुड ए के डिमांड भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में हम देखेंगे जो कि बी का दिया है, तो बी इज इक्वल टू
PA 0.3, ठीक है, PB और माइनस 0.5। तो B प्रोडक्ट के गुड और दूसरा प्रोडक्ट ए के प्राइस में रिलेशनशिप, तो इसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव में दी हुई है, यानी कि इसके साथ में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ए का प्राइस इंक्रीज होगा तो बी का जो डिमांड है प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। तो प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की गुड डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये वाला पॉजिटिव रिलेशन हमने किस में पढ़ा था, पॉजिटिव रिलेशन, इसमें उल्टा है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो पॉजिटिव रिलेशन है वो इसमें आ रहा है, और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है इसका नेचर होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जिसको भी अगर समझ में नहीं आया है तो वो इस एग्जाम्पल को, वीडियो को पॉज करके या वापस करके एक बार और इसको चेक कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 137 मैट्रिक्स से आया है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जीआरएफ करना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्टेट का हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो आपको स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, सीक्वेंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अंदर का जो डर है इसको देख करके निकालिए, क्योंकि और ये हमारे अंदर का जो डर है ये कब जाएगा, जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे जब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक क्रिटिकल थिंकिंग या हम कहें हमारी जो एनालिसिस कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और हम हर बार इस तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो हम उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया है, A इज इक्वल टू कुछ नंबर इस ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स A के लिए क्या सही है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जिसने इन चारों मैट्रिक्स को पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा, और जिसने ये मैट्रिक्स कभी पढ़े नहीं हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी, उससे रिलेटेड कंसेप्ट जब बार बार आपके सामने आएंगे तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले इन 4 ऑप्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके सभी जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये बीच वाला, इसमें आपका 2 2 दिया है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर ये तीनों जो एलिमेंट हैं बीच वाला, अगर ये 1 1 हो, ठीक है, 1 1 1, और बाकी के वेरिएबल कुछ भी हो, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है वो वाला जो मैट्रिक्स कहलाता है वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स में क्योंकि इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो 1 1 नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो अपने ही ट्रांसपोज, अपने ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के जैसा दिखता हो। अब यहाँ पर ये ट्रांसपोज क्या होता है पहले समझ लो। ए की वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हम करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि इसका जो पहला कॉलम होता है उसको हम इसका पहला रो होता है उसको हम इसका पहला कॉलम बना देंगे, दूसरा जो रो होता है इसका सेकंड कॉलम बना देंगे, और तीसरा जो रो होता है इसका थर्ड कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसको हम करते हैं एक बार, जैसे 2 1 4 रो है, इसको हम बनाएंगे 2 1 4, एक कॉलम बना दिया। 0 2 3 इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, 0 2 3। थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, 0 0 2, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या सेम है? नहीं। 2 0 0 2 1 4, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ए और इसका जो ट्रांसपोज है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट हैं
ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो वैल्यूज़ हैं उसके नीचे वाले जो वैल्यू ज़ीरो हों, सारे वैल्यू क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सारे ज़ीरो हों। तो यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है, ये भी ऐसा एलिमेंट है जिसके डायगोनल 2 2 2 के नीचे क्या है, सारे ज़ीरो एलिमेंट हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये इसको फॉलो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल जो एलिमेंट उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर दिया है 1 4 3, ये सारे क्या हो, ये इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में एक मिनट, हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स में इसके डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले, ठीक है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले वो नॉन ज़ीरो हों, नॉन ज़ीरो। ठीक है, एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पर ये सब ज़ीरो हैं तो ये भी इसका फुलफिल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। द डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट आर गिवन टू बी। इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसका जो फंक्शन है p इज इक्वल टू 304 माइनस, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 2q। कॉस्ट फंक्शन दिया है 500 प्लस 4q प्लस 8q स्क्वायर। ठीक है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो किस आउटपुट लेवल पर जो मोनोपोलिस्ट हैं उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा उसके लिए हम चेक करते हैं जब उसका एमआर उसके एमसी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टीआर और टीसी से हमें एमआर और एमसी निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वल करके उसको पुट करेंगे और वहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उस आउटपुट, वो जो वैल्यू निकल कर आएगी उस आउटपुट पर मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, कॉस्ट मतलब ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो टीसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमसी निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन करेंगे एमसी निकालने के लिए, तो डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसका जब करेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस इसके साथ में एक क्यू है तो ये हट जाएगा, ये 4 प्लस 16q। ठीक है, तो इसको करेंगे और 4 प्लस 16q, तो ये जो निकल कर आएगा ये mc होगा। तो mc इज इक्वल टू 16q प्लस 4, ये आएगा mc की वैल्यू। ठीक है, एक मिनट, पेन प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें निकालना है एमआर। एमआर कैसे निकलेगा, हमारे पास जब टीआर होगा, हमारे पास टीआर नहीं है, हमारे पास प्राइस की वैल्यू है। और टीआर कैसे निकलता है, जब प्राइस का मल्टीप्लाई हम क्वांटिटी में करते हैं। तो हमारे पास पी की वैल्यू दी हुई है 304 माइनस 2q। ठीक है, और क्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर इज इक्वल टू 304, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 304q माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 304 माइनस 4q। तो ये आ गया हमारे पास एम आर। तो एम आर की वैल्यू है 304 माइनस 4q, अरे एक मिनट, 4q। ठीक है, इसको पुट करिए, एम आर की वैल्यू आपके सामने है और एम सी की वैल्यू है एम आर की वैल्यू, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ स्पेस है। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम सी है हमारे पास में 16q प्लस 4 इज इक्वल टू 304 माइनस 4q। अब इसको करिए, इसको मैं इधर ला सकती हूँ, 16q प्लस 4q इज इक्वल टू 304 माइनस 4। तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20q इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 300, तो q इज इक्वल टू 300 अपॉन 20, तो 2 0 कैंसिल,
तो यहाँ पर हम करेंगे, ये आएगा 15। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो क्वांटिटी, ये जो आउटपुट है 15 आउटपुट पर आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 274,116 1575। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो क्वांटिटी होगी 15, वहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस? हिग्स, पॉली सैमुअल्सन, डब्ल्यू लियोन्टिफ, मिल्टन फ्रीडमैन। इसका जो आंसर होगा वो डब्ल्यू लियोन्टिफ होगा। और इसी के लिए लियोन्टिफ को जो है 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में, इसी फाइंडिंग के लिए जो उन्होंने इनपुट आउटपुट एनालिसिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डेवलप किया था। तो उसके लिए 1973 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 140 क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री? आपके सामने कुछ इक्वेशन दिया है, उसका डिग्री और ऑर्डर पूछा है। तो डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, इसको हम पहले समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप किसी भी इक्वेशन का, एक मिनट किधर गए, ओह नो, हाँ, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जब किसी भी इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है किसी भी इक्वेशन का कितनी बार जो है डेरिवेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, इस वाले का जो डेरिवेशन है ये बताता है, ये वन मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है। सेकंड वाले का ये दिया है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन है। डी, इसको तीसरी बार डेरिवेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये बताएगी ऑर्डर को, ये वाली वैल्यू कि कौन सी बार जो है किसी इक्वेशन को अब कितनी बार उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पूछा है, ठीक है, इसका जो पूछा है हाईएस्ट वो है 3। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर वो है 3। डिग्री का मतलब होता है उस इक्वेशन की पावर, ठीक है, उसकी पावर मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर है, जो हाईएस्ट जितनी बार मैक्सिमम बार आपने बहुत बार जो उसको डेरिवेशन किया है, तो उस लेवल पर उस इक्वेशन का पावर क्या होगा। जैसे 3 है तो तीसरी बार जब आपने डेरिवेशन किया तो उसका जो उस टाइम पर जो डिग्री होगी वो 2 है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हाईएस्ट तो 3 होगा, नहीं ये नहीं होगा, उसका जो लास्ट डेरिवेशन हुआ है 3/3 वाला, उस कंडीशन, उस सिचुएशन में उसकी पावर क्या थी, तो ये है 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, डिग्री क्या होगी 2। तो ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एज्यूम्ड दैट इट इज द शेप ऑफ PPC production possibility curve under different cost conditions which determines the basis and the gains from trade? इसमें कहा है कि सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड थ्योरी, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी, रिलेटिव कंपैरेटिव थ्योरी रिकार्डो ने दिया था, ठीक है, हेबलर की थ्योरी, ओहलिन की थ्योरी, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो उस थ्योरी में आप एक थ्योरी पढ़ते हो हेबलर की थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम हेबलर ने PPC कर्व का यूज़ किया था ट्रेड को, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ट्रेड कर्व जो है इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट होगा, कांस्टेंट कॉस्ट होगा। मैं शेप बना देती हूँ, ठीक है, ये डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट और ये है कांस्टेंट कॉस्ट। तो इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो हेबलर ने किया था। कीन्स नो, रिकार्डो नो, ओहलिन नो। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिप्रेजेंट्स बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हमारा जो BOP होता है, BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कब बैलेंस में होगा। BOP किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से,
ठीक है। एक्सपोर्ट से हमें क्या प्राप्त होते हैं, रिसीट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, रिसीप्ट्स, ठीक है। और इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, विदेशों को भुगतान करते हैं, ठीक है। हमारी जितनी इनकम है हमारा उतना ही खर्चा है, हमारी इकोनॉमी संतुलन में रहेगी, हमारे ट्रेड संतुलन में रहेगा, जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह है बैलेंस्ड कंडीशन। अब यहाँ पर यही पूछा है, आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन है ABCD, और पूछा है कि इकोनॉमी कब बैलेंस में रहेगी। तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू P, ठीक है, R इज इक्वल टू P। जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी तो R माइनस P हो जाएगा। दोनों जब इक्वल होंगे, मान लो हमें 5 लाख रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया, लाख, ठीक है, और हमने 5 लाख का ही पेमेंट किया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी कि R माइनस P क्या होगा, 0 होगा। तभी तो हमारी इकोनॉमी जो है BOP जो है बैलेंस में होगी, संतुलित होगी। तो यहाँ देखिए BOP इज इक्वल टू, जब हमारा रेवेन्यू और पेमेंट का जो डिफरेंस है वो 0 हो, ठीक है, और यही बात हमने यहाँ पढ़ी, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। बाकी का हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, R माइनस P, उनमें कुछ डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये सरप्लस की कंडीशन को दिखाएगा। सरप्लस मतलब हमारा इनकम ज़्यादा हो रही है और हम पेमेंट कम कर रहे हैं, सरप्लस, ठीक है। ये डेफिसिट को शो करेगा, ठीक है, ये जो है ये डेफिसिट और बैलेंस दोनों को शो करेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक पूछा है बैलेंस्ड वाला, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। GATT is also known as successor of WTO, enemy of WTO, procedures of WTO and competitor। competitor नहीं है, enemy नहीं है, शत्रु, इसको हम बोलते हैं शत्रु, ठीक है। सक्सेसर ये है कि GATT जो है वो WTO के बाद आया है। नो, ये गलत है, GATT पहले आया था, देन उसके बाद जो है WTO आया है। तो प्रोसीजर्स, इसका जो आंसर होगा वो C होगा, ठीक है। GATT जो आया था GATT, ठीक है, GATT आया था 30 अक्टूबर 1947 को, और WTO जो है वो बाद में आया था, ठीक है, ये आया था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रोसीजर्स ऑफ WTO, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, द वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। तो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी जो है ये H मिंट ने दिया था, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। क्वेश्चन नंबर 147, simultaneous buying and selling of foreign currencies with an intention to make profit from differences between the prevailing exchange rates in the different markets at the same time is known as hedging, futures, options, arbitrage। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड हैं, जैसे साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या है कि पर्सन क्या कर रहा है, वो एक ही टाइम पीरियड पर फॉरेन करेंसी को खरीद भी रहा है और उसी टाइम पर एग्रीमेंट कर रहा है उनको बेचने के लिए, ठीक है। और इसका पीछे का मोटिव है कि वो एक्सचेंज रेट से क्या है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, विद एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। तो इस तरह का जो एक्सचेंज होता है जिसमें वो एक ही टाइम पीरियड पर खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये कहलाती है आपकी आर्बिट्रेज, ठीक है। आर्बिट्रेज ये होता है जिसमें एक ही टाइम पीरियड पर आप दोनों एग्रीमेंट करते हैं, करेंसी को खरीदते भी हैं और उसी टाइम पर उसको बेचने का एग्रीमेंट भी करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटी आर्बिट्रेज कहलाएगी। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग एक ऐसा टूल है, एक्टिविटी है जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क को कम करते हैं। रिस्क मतलब हमें जो लॉस होता है उसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आर्बिट्रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 148, हाउ इज ऑप्टिमम टैरिफ रेट एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टैरिफ का जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो TFE-1, नो ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। तो ऑप्टिमम टैरिफ का जो फॉर्मूला होता है 1/E-1 होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो 148 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा।
149 जे कर्व इफेक्ट अकर्स व्हेन। तो इसके 4 ऑप्शन है। जे कर्व इफेक्ट कब होता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जे कर्व होता क्या है? जे कर्व इफेक्ट जो है ये मार्शल एजवर्थ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मार्शल एंड एजवर्थ, ADGE, ठीक है, WORTH, एजवर्थ ने दिया था। और इसमें ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड में जाता है तो उसका जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट कैसे होता है, पहले वो गिरता है। ठीक है, सॉरी, उसका जो डेफिसिट है वो पहले उसका, 1 मिनट, हाँ, जब कोई ट्रेड करता है कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में, उसका जो BOP है वो पहले फॉल होता है, डेफिसिट इंक्रीज होता है। ठीक है, BOP, फिर वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे करके उसका जो BOP है ये जे टाइप का लगता है। तो इसको मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, जे कर्व शो किया। तो इसको हम देखते हैं। डिवैल्यूएशन इनिशियली इम्प्रूव्स BOP बट वर्सन्स इट्स आफ्टर सम टाइम। नो, इनिशियली वो इम्प्रूव नहीं करता है, उसको बेकार बनाता है, उसको डिक्रीज करता है, उसको नीचे लेकर आता है। डिवैल्यूएशन इनिशियली वर्सन्स BOP एंड देन हैपेंस इम्प्रूव इट। यस, शुरू में डिवैल्यूएशन जब आप करते हैं तो उससे BOP पहले हमारा फॉल होता है, नीचे की तरफ जाता है, खराब होता है, देन उसके बाद में फिर हमारा BOP जो है इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। डिवैल्यूएशन कंटिन्यूसली इम्प्रूव। नो, कंटिन्यूस नहीं होता है, पहले गिरता है देन उसके बाद इम्प्रूव होता है। डिवैल्यूएशन कंटिन्यूसली वर्सन इफ BOP। नो, ये भी गलत है, वो कंटिन्यूस गिरता नहीं है, वो एक टाइम के बाद ऊपर बढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। Question number 153. When a firm discriminates in favor of some foreign buyers temporarily with the purpose of eliminating some competitor and later raises the price after competition is dead, it is called. ये जो क्वेश्चन है ये लिया है इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डंपिंग। हमारे इंडिया में भी कई बार डंपिंग का केस आया है, जैसे चाइना का। चाइना ने क्या किया, किसी प्रोडक्ट को, हमारे यहाँ कोई चीज़ मिलती है 50 रुपये में, उसी चीज़ को वो क्या कर रहा है, मान लो 20 रुपये में दे रहा है इंडिया में। इसको हम कहते हैं डंपिंग। और इसके पीछे का मोटिव होता है कि हमारी कंपनियां दे रही हैं 50 रुपये में, जब चाइना की कंपनी को इंडिया में आएगी या ट्रेड होगा तो वो क्या करेंगे, इंडिया को सस्ते में प्रोडक्ट देंगे। और जहाँ कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है, प्राइसेस कम मिलती है, कस्टमर वहाँ जाएंगे। और जब सारे कस्टमर इस चाइना की कंपनी के पास में, चाइना के प्रोडक्ट के पास में चले जाएंगे तो हमारे कस्टमर फॉल होंगे, और हमारे कस्टमर फॉल होंगे इंडियन कंपनीज़ के, तो उससे हमारी कंपनीज़ को नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो धीरे धीरे ये उद्योग धंधे क्या होंगे, बंद होने लग जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें शुरुआत में हम डोमेस्टिक प्राइसेस से भी कम प्राइसेस पर उस देश में प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिससे उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, कंपनी हैं, इंडस्ट्री हैं, वो मार्केट से बाहर निकल जाएं। और फिर एक टाइम के बाद में ये फर्म, ये कंपनियां उस प्राइसेस को हाई करके अपना प्रॉफिट कमाती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको हम डंपिंग में काउंट करते हैं। अब डंपिंग भी आपकी कई तरह की होती है, प्रेडेटरी डंपिंग, परसिस्टेंट डंपिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डंपिंग, वो सारी चीज़ें। टैरिफ अलग है। ठीक है, टैरिफ जो है वो अलग है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डंपिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बचे ये दो, इनमें से हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150 का जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है वो इसी क्वेश्चन में है। इसके कुछ कीवर्ड्स हम लोगों को जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें दिया है जैसे व्हेन अ फर्म डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ सम फॉरेन बायर्स टेम्परेरली। टेम्परेरली मतलब अस्थायी, कुछ समय के लिए, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये शॉर्ट टर्म को दिखाती है, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब अल्पकाल को दिखाता है। विद द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग सम कॉम्पिटिटर, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि वो मार्केट से, इकोनॉमी से अपने कुछ कॉम्पिटिटर हैं उनको हटाना चाहते हैं। एंड रेसेस एंड लेटर रेसेस द प्राइस, बाद में क्या करेंगे, शुरुआत में कम प्राइसेस पर बेचेंगे, जब कॉम्पिटिटिव जो कंपनी है, कॉम्पिटिटर हैं, वो मार्केट से हट जाएंगे तो बाद में क्या करेंगे, ये लोग प्राइसेस को हाई करके जो है कंपटीशन को ख़त्म कर देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इस तरह की जो डंपिंग होती है, ये होती है आपकी प्रेडेटरी डंपिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट रन डंपिंग भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है शॉर्ट रन डंपिंग होता है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म डंपिंग मतलब ये कंपनियां क्या करती हैं, किसी दूसरे कंट्री में वहाँ के जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए ये उस देश की कंट्री की डोमेस्टिक प्राइसेस से भी कम प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचती हैं थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और वहाँ पर कुछ समय के लिए वो लॉस को जो है कॉस्ट जो एक्स्ट्रा उनका आता है उसको सहन करती हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे कंट्री में धीरे धीरे उनके कस्टमर बढ़ने लगते हैं, लो प्राइसेस पर प्रोडक्ट शुरू होने बेचा जाता है, तो उससे दूसरी कंपनियों को, उस देश की कंट्री की कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि उनके हाई प्राइसेस पर प्रोडक्ट लेने वाले कम होने लगते हैं। तो इससे धीरे धीरे वो जो कंपनियां हैं वो इकोनॉमी में या कंपटीशन से बाहर जाने लगती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जिससे वही कंपनी जो कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही थी वही अस्तित्व में रह जाती है, और उसका उस मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और बाद में जब उसके कॉम्पिटिटर फर्म मार्केट से बाहर चले जाते हैं तो वो प्राइसेस को हाई करके इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह की जो डंपिंग होती है उसको हम प्रेडेटरी डंपिंग कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। बाकी का हम देख लेते हैं। परसिस्टेंट डंपिंग, ये लॉन्ग रन डंपिंग होती है। लॉन्ग रन मतलब इसमें वो लंबे समय तक जो है डंपिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 150 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एमपी सेट के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरे किसी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एमपी सेट का जो पेपर है जो आपका 1 मार्च 2026 को हुआ था एमपी में, ठीक है, तो उसके हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चली। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो लास्ट हमने दिसंबर 2026 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वहाँ से भी जुड़े हुए थे। तो अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो यूपी HESC, ठीक है, HESC जो पेपर उसका कैंसिल हुआ था, कैंसिल्ड जो पेपर है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप भी थोड़ा इस पेपर को पढ़ कर आइए और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ हम नई पेपर के साथ आएंगे और वहाँ उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।